प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, है ना। पिछली क्लास में आपने सीखा था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। आज की क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है। अब एक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स और दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। दोनों के बीच में डिफरेंसेस किस वजह से है, उसकी वजह से ये मैंने यहाँ पे आपको शो किया समझाने के लिए। मैं समझाती हूँ आपको। अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। अगर आप किसी प्रोकैरियोट के जेनेटिक मटेरियल को देखते हैं, इसको देखते हैं, अगर आप किसी भी प्रोकैरियोट के जेनेटिक मटेरियल को देखते हैं तो ये जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? सिंगल और सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सिंगल और सर्कुलर डीएनए इसके पास प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है। जहाँ पे अब ऐसा नहीं है, जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, इसमें भी अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसा बोल दूं कि ये सेगमेंट जो है पूरे ही सर्कल का आरएनए बनाने का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही है कि आप डीएनए से आरएनए बना रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या होना है, जहां से आपको प्रमोटर रीजन दिख रहा है और जहां से टर्मिनेटर, इतने ही बीच में से सारे जीन्स को अपने आप को एक्सप्रेस करना है ना। ये तो आपने सीख ही रखा है पिछली क्लासेस में, है ना। लेकिन यूकैरियोट्स में जो चीजें हैं वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर क्या डिफरेंट है यूकैरियोट्स में कि यूकैरियोट्स के पास लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब लीनियर का ये मतलब नहीं कि मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं, ये मतलब नहीं है इसका। यूकैरियोट्स का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा डीएनए बनाने का काम कर रहे हैं जो कि ओपन है, दोनों साइड से ये क्या है, ओपन है। मतलब टर्मिनल्स कैरी करता है। ये इधर भी एक टर्मिनल है, तभी तो हम लोग लिखते थे ना। जैसे मैंने आपको सिखाया 5 प्राइम, ये टर्मिनेट होगा 3 प्राइम में, फिर 3 प्राइम, फिर इधर 5 प्राइम। मतलब यहाँ पे इसका क्या मतलब है यूकैरियोट्स में कि लीनियर डीएनए होता है। लीनियर मतलब आपको स्ट्रेट लाइन नहीं समझना है, बस एक सिंपल सी बात समझनी है कि हाँ, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जो डीएनए हमारे पास अवेलेबल होगा वो कैसा होगा। डीएनए जो होगा वो टर्मिनल्स को कैरी करने वाला होगा। उसके पास ऑब्वियस है कि उसके टर्मिनल्स जरूर होंगे। इसके ऊपर आगे पूरी बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डिपेंड होने वाली है। अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर डीएनए एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए के रिगार्डिंग अगर कभी भी बात की जाती है तो आपको हमेशा एक बात को समझना है कि आपको प्रोकैरियोट्स की जेनेटिक मटेरियल के बारे में वहां पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। देन अगर यूकैरियोट्स है तो ये टर्मिनल्स है, तो आगे हम इसको कट करने के लिए स्पेसिफिक अलग अलग टाइप के एंजाइम भी यूज करेंगे। क्या मतलब है इसका? इसको कट करने के लिए मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे हम। और इसके टर्मिनल्स को अगर कट करना है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक साइड कट करने वाला नहीं दिख रहा है, तो इसके छोर पे दोनों साइड से कट करने का काम कौन करेगा? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस करेगा। कौन करेगा? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस करेगा। ये छोटी सी बात है, आगे वैसे भी पढ़ना है ना। तो इसमें बेसिक मुझे क्या समझाना है कि क्यों हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको हमने दूसरा पढ़ा था, और हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमें यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको फिर से वापस से अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। हमने एक का पढ़ लिया था, हम काम चला सकते थे उससे, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे दोनों जो हैं वो अपने अलग अलग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। मतलब ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स बोलने का मतलब है कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसको आप यूकैरियोट्स के अंदर पढ़ते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे कैसे भी कोई से भी ऑर्गेनिज्म हो, इवन कि आपकी बॉडी क्यों ना हो, जो भी एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी यूकैरियोट्स हैं, उनके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है। अब है क्या ट्रांसक्रिप्शन? तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि हम आरएनए को डीएनए से बना रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए।
हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आरएनए को डीएनए से बनाने का काम कर रहा है। किसको बना रहे हैं हम, आरएनए को बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं, डीएनए से बना रहे हैं। ठीक है, ये तो आपने सेंट्रल डॉगमा में भी सीखा था, इसी को हम लोग सीख रहे हैं। पहले मैं एक रफ वर्क करके समझाती हूँ, सिर्फ ऐसे लिखा बना हुआ रहेगा तो आपको वैसे भी समझ नहीं आएगा। एक मैं रफ वर्क करके भी आपको बता देती हूँ। लिखा हुआ तो खैर है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक लीनियर डीएनए बना दिया है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, रफ वर्क ऐसे भी। अब लीनियर डीएनए मैंने बनाया है तो पोलैरिटी भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अब ऑब्वियस है कि इनमें से एक स्ट्रैंड ऐसा है जिसको क्या करना है, आरएनए बनाना है। तो इसमें से एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, बाकी आपने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो सीख ही रखा है। डीएनए के कभी भी दोनों स्ट्रैंड इन्वॉल्व नहीं होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। डीएनए का सिर्फ एक ही ऐसा स्ट्रैंड होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करके रखता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सपोज कीजिए कुछ भी कोड लिख रहे हैं अपने मन से, कुछ भी लिख रहे हैं, A T G C A T ऐसे करके हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे भी A T A C G C कुछ भी लिख दिया हमने। तो अगर हमारे पास यहाँ से लेके फुल लेंथ तक डीएनए अवेलेबल है, दिख रहा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि किस सेगमेंट से, कहाँ से आखिर ये स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। और हम लोग ये ट्रांसक्रिप्शन भी जो है वो यूकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग, यूकैरियोट्स के अंदर हम लोग इस ट्रांसक्रिप्शन की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यूकैरियोट्स के अंदर जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, इसमें जरूर होगा कुछ ना कुछ, जहाँ से ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स नॉट इन प्रोकैरियोट्स। दोनों के बीच में जब डिफरेंस भी पूछा जाता है उसको भी बीच बीच में मैं लिखना आपको सिखाऊंगी, तो उस डिफरेंस को भी हम लोग कैसे करते हैं। ठीक, तो यूकैरियोट्स में जब ट्रांसक्रिप्शन होना है तो होगा क्या, एक स्पेशल कोड होता है TA जिसको हम लोग टाटा बॉक्स बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाटा बॉक्स बोलते हैं। तो टाटा बॉक्स के ऊपर सबसे पहले एक स्पेसिफिक प्रोटीन आके बाइंड करता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन आके बाइंड करता है जिसका नाम है TBP, यानी कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है इसका, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। अब पूरे स्ट्रैंड पे जहां भी इसको TA नजर आएगा वहां पे TBP यानी कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जाके बाइंड कर जाएगा। ये पहला स्टेप है, आसान है। अगर समझ आ रही है मेरी बातें तब तो वैसे भी सारी चीजें समझने के बाद इजी होती है। ठीक है, आपको इजी लग रहा होगा। तो पहली चीज यही है, फर्स्ट पॉइंट यही है कि फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, मतलब हम अगर इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो a specific recognition site is required for binding of TBP, that is टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। एक अलग से स्पेसिफिक क्या चाहिए, इसको रिकॉग्निशन साइट चाहिए जिसकी पहचान करके और फिर TBP इस टाटा बॉक्स के ऊपर जाके बाइंड करेगा। बस इतनी सी बात है। ये इसका स्टेप 1 है। क्या इसका स्टेप 1 है।
एज इट इज ये जो पेज आपको नजर आ रहा है इसको नोट कर लिया होगा आपने, जब तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ नोट करते रहेंगे साथ के साथ में नोटबुक में अपने। अब पहले स्टेप के बाद हम आगे मूव करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है, फिर वही बात मैं रिपीट करूंगी, यहाँ पे डीएनए से हम आरएनए बनाने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनाने का काम कर रहे हैं तो हमें आरएनए पॉलीमरेज तो चाहिए ही चाहिए। हमें क्या चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। स्टेप 2 में मैंने यहाँ पे लिखा है कि टीबीपी यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है स्पेसिफिक साइट टाटा बॉक्स को पहचानता है। कहाँ पे? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। वहां आपने क्या किया है? टीबीपी को यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को बाइंड करा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं, दैट इज स्टेप 3। बहुत ध्यान से समझना है इसको। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्टेप 3। स्टेप 3 जो है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आके बाइंड कौन करेगा? इस पोजीशन पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा टीबीपी के साथ फॉर इनिशिएशन and regulation of transcription in prokaryotes in prokaryotes RNA polymerase RNA 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 polymerase binds with TBP यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज भी आके बाइंड करता है। ठीक है, फटाफट ये जो आपको डायग्राम ऊपर दिख रहा है इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो प्रोसेस दिखा रहे हैं वो तो रनिंग में है ना, रनिंग में हम उसको शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा स्टैंड बना लेते हैं हम लोग, इसलिए दूसरा कलर दे रहे हैं ताकि पोलैरिटी बिठाने में कोई मिस्टेक ना हो। जैसे ये पिंक और ये पिंक दोनों एक साइड में चला गया ना, इसको सही कर देते हैं। एक और तरीका सही कर देते हैं, यहाँ से इसको खराब कर देते हैं, अभी भी ठीक है। पोलैरिटी बिठा देते हैं फटफट। ब्लू स्टैंड पे 5 प्राइम 2 प्राइम, यहाँ पे 3 प्राइम 2 5 प्राइम। कुछ नहीं करना है, जो ये बना हुआ है ना इसी के साथ आरएनए पॉलीमरेज कैसे भी शेप में आपको बिठा देना है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करना। एक ही साइड का यूज है तो उसको हम लोग दिखा देते हैं, बहुत ज्यादा इसमें
दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। पर ये थोड़ा नीचे ऊपर कर देते हैं, तो ज़्यादा ऊपर हो जाना चाहिए कि कहाँ बनाऊँ इसको। अच्छा, ये कैसा मैच कर रहा है। पेज को थोड़ा सा शिफ्ट कर, ये टाटा लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हो गया ये। अब हमें क्या करना है, एज इट इज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है TAEA, और हमने TBP जो बनाया है एज इट इज बना देते हैं, कुछ नहीं। जैसे 3 पिन यूज करते हैं ना आप घरों में, तो ऐसा ही काम समझ जाइए TBP का। क्या किया हमने, इसके ऊपर एज इट इज TBP जो है बना दिया। अब क्या करना है, हमें RNA पॉलीमरेज दिखाना है। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे ऐसे करके ज्वाइन कर दिया, इसकी किसी भी नॉच में हमने यहाँ पे ज्वाइन करने का काम किया है RNA पॉलीमरेज को। RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, ठीक है। अब ये RNA पॉलीमरेज किसके साथ जाके बाइंड किया है, TBP, यानी कि जो तीसरा स्टेप है वो किसके लिए कॉपीराइटेड है, RNA पॉलीमरेज के लिए। ये जो RNA पॉलीमरेज है इसको आपने हाईलाइट किया है यहाँ पे। RNA पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में भी रिक्वायर्ड था। और अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे मैंने लिखते लिखते ना पिछले फ्लो में यहाँ भी प्रोकैरियोट्स कर दिया है, एक्चुअली इट्स यूकैरियोट्स। हर जगह ये यूकैरियोट्स की जगह है ना, अभी देखा मैंने, तो सही कर देती हूँ, इन यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स का ही पढ़ रहे हैं, यूकैरियोट्स उसी का ही पढ़ रहे हैं। तो यूकैरियोट्स के साथ अगर करना है तो यहाँ पे क्या बाइंड कर रहा है उसके साथ, TBP। और TBP के साथ क्या बाइंड कर रहा है, RNA पॉलीमरेज। इसके बिना तो काम ही नहीं होगा, है ना। अभी स्टोरी यही ओवर नहीं हुई है, और ट्विस्ट बाकी है इसमें। क्या एक रफ पेज में और ले रही हूँ। जब आपने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ा था, वहां पे कोई एडिशनल फैक्टर्स नहीं रिक्वायर्ड। यहाँ पे केस बदल जाएगा, यहाँ पे दूसरा केस आ जाएगा। क्या केस आएगा यहाँ पे कि इस केस को जब हम आगे जाके देखते हैं तो TBP जो यहाँ पे बाइंड किया था, जल्दी जल्दी बनाती हूँ, रफ में है ना ये। तो जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में 3 पिन यूज होता है ना, जैसे इधर भी एक सॉकेट है, इधर लेफ्ट राइट साइड में भी होगा, लेफ्ट साइड में भी होगा, ऊपर भी 2 होल्स होते हैं, नीचे भी होते हैं। तो आपने मोबाइल चार्जिंग में भी लगा दिया, सपोज कीजिए स्पीकर है उसको भी अटैच कर दिया आपने, टीवी भी आप इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से इस 3 पिन की जगह आपको TBP को मान लेना। ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ये नहीं कि एग्जाम में जाके 3 पिन को ही लिख देना है, ऐसा नहीं है। समझाने के लिए मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसमें इस ट्रांसक्रिप्शन में एक तो आपने कंबाइन किया था यहाँ पे RNA पॉलीमरेज को, RNA पॉलीमरेज को, इसके साथ कुछ एडिशनल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स चाहिए यहाँ पे। तो जब हम यूकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे
additional transcriptional additional transcriptional factors are required. Additional transcriptional factors are required for transcription in eukaryotes. Transcription in यूकरियोट्स। ठीक है, ऐसी रफ में लिख रही हूँ समझाने के लिए। होगा क्या, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स ऐसे लिखते हैं हम लोग, TF2D, TF2A, TF2B, सी नहीं होता है। तो ये एडिशनल अब सब बारी बारी से किसी भी कलर से उठा के या फिर किसी भी शेप से एक आपने यहाँ पे सपोज कीजिए TF2D बाइंड कर दिया, यहाँ सपोज कीजिए TF2A, यहाँ सपोज कीजिए TF2B, मतलब आप इसको ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। जब सब जाके अटैच हो जाएगा, इसमें जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसका नाम ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स देंगे, है ना। जिसके लिए हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं आगे जाके। कौन सा स्टेप हो जाएगा ये, 4 हो जाएगा, 3 होगा, 4। स्टेप पॉइंट लिख लीजिए। इसमें लिख लीजिए additional transcription factors, additional transcription factors are required are required थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हैरी का फाइल। Additional transcription factors are required for transcription for transcription in eukaryotes। उसके बाद कर देना है ऐसे, यहाँ पे additional transcriptional factors are additional transcription factors are factors are कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे ये हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3, that is TF2, D,
यू CF2 ए। ये चाहिए था क्या प्रोकैरियोट्स में? नहीं चाहिए था, वहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिर्फ ये कहाँ चाहिए, यूकैरियोट्स में ही चाहिए। प्रोकैरियोट्स की जब आप पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, है ना। देन हम लोग क्या करते हैं, जो डीएनए का स्टैंड आपने जैसे बनाया था वैसे बना लीजिए यहाँ पे, और सारे एडिशनल फैक्टर्स जो हैं उसको हम कंबाइन कर देंगे। पोलैरिटी बिठा दीजिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। ये सब जो आपने क्या किया है, टाटा बॉक्स के पहले टीडीपी अटैच किया और आरएनए पॉलीमरेज इतना ही किया अभी तक। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे पहले आपको टाटा बॉक्स लिख देते हैं, टी ए टी ए टी ए टी ए, इसके ऊपर हम कंबाइन कर देते हैं ये रहा टीडीपी। कोई सा भी शेप आप बना सकते हैं, वैरायटी ऑफ शेप्स आपको किताबों में भी देखने को मिलता है इसके रिगार्डिंग। ये टीडीपी को आपने बाइंड करा दिया यहाँ पे। देन आरएनए पॉलीमरेज इस नॉच में सेट कर दिया हमने आरएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। अब तीनों फैक्टर है हमको कंबाइन कर देना। ये होगा आरएनए पॉलीमरेज। देन सारे फैक्टर्स सपोज कीजिए यहाँ पे एक अटैच कर दिया, इसको हमने बोला CF2D, CF2D, ये हो गया। देन हमने बोला CF2D, उसके बाद TF2A सपोज कीजिए यहाँ पे अटैच कर देते हैं। TF2A ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको हमने ऐसे ऐड करके कंबाइन कर दिया। तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, ये इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, मैं नीचे एक लाइन लिख देती हूँ। ऐसे लिखा जाता है, टीबीपी विद आरएनए पॉलीमरेज एंड एडिशनल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लिख लीजिए आगे, या नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, इसको बहुत ज़्यादा लिखने का मतलब नहीं है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं नोट करके। यहाँ पे आप समझ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स।
कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा TBP यानी टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, प्रोटीन RNA पॉलीमरेज, RNA polymerase and additional and additional additional transcription factor, additional transcription factors known as transcription complex, transcription complex, complex, ठीक है। क्योंकि आपने पिछले में स्टेप 4 लिखा था, अब हम लोग स्टेप 5 में, क्योंकि आप ये समझ चुके हैं, ठीक है, हमें इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट फिर से होगी। बहुत ज़्यादा हैंग कर रही है। सपोज कीजिए कि इसको हमने ना पहले से, मतलब ये जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स है, सपोज कीजिए कि यहाँ था और इसको हमने इस पोजीशन पे पहुंचा दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आगे बढ़ता है, मतलब मूव करता जाता है, वैसे वैसे आरएनए का स्ट्रैंड बनता जाता है, यही लिखना है हमें, है ना। मतलब क्या बोला मैंने, सपोज कीजिए ये यहाँ पे पहले था, ये शिफ्ट होकर इधर चला गया, तब की बात नहीं, ठीक है। स्टेप 5 लिखिए, स्टेप 5 ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स, ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स, ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स move for synthesis of move for synthesis of
आरएनए, यानी कि ये जैसे जैसे मूव करता जाएगा वैसे वैसे आरएनए का स्ट्रैंड जो है यहाँ से बनता जाएगा। सपोज कीजिए हम यहाँ से आरएनए का जो स्ट्रैंड है वो बनता हुआ दिखा है, यहाँ तक ये मूव किया है तो ये आरएनए का स्ट्रैंड जो है वहाँ पे ये बना है आरएनए। अब सीधा लास्ट स्टेप पे जाते हैं, मतलब स्टेप 6 पे। आसान है। स्टेप 6 पे क्या होता है, अब ये कब तक मूव कर सकता है। स्टेप 6 पे क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टर्मिनेशन फैक्टर आता है। स्पेसिफिक क्या आता है, टर्मिनेशन फैक्टर आता है, जिसको हम लोग राइबोसोमल इंटरजेनिक स्पेसर रीजन बोलते हैं। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं लिख देती हूँ। जैसे ही पहले स्टेप 6 लिख देती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स is terminated 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 in the in the ribosomal in the ribosomal intergenic। ये लास्ट वाला जो है ये आपको अननोन सा लग रहा होगा, बस इतना ही है। इसके बाद तो वैसे भी ये प्रोसेस ओवर है ना। राइबोसोमल इंटरजेनिक इंटरजेनिक स्पेसर रीजन, स्पेसर रीजन। तो यहाँ पे जैसे ही मतलब आगे बढ़ा उसको मिलता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, स्टॉप कर जाता है, सीज कर जाता है, आरएनए फ्री हो जाएगा, है ना। इसको तो बनाना पड़ेगा फटाफट। लास्ट वाली स्टेप में वही कुछ करना नहीं है। दोनों स्ट्रैंड बनाते हैं आगे। कहाँ गया वो पेज, कहाँ गया, चलो मैं पास कर दूँ।
जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स था उसको मूव कर देना है, मतलब फ्री भी कर सकते हैं आप कि आरएनए का जो स्ट्रैंड है यहाँ पे ये देखिए, ऐसे आपने बनाया, इसको लिख दिया आपने आरएनए, और सारे फैक्टर्स को फ्री कर देना है। ये तो पता ही है किसी भी प्रोसेस के एंड में सारी चीज़ें अनयूज्ड होती हैं, जैसे चाहे वो ईबीपी हो, चाहे वो आरएनए पॉलीमरेज हो, आरएनए पॉलीमरेज, या तीनों फैक्टर्स हो गए, कौन कौन सा कलर दिया था हमने ऊपर देख लेते हैं, TF2B, A, D, पिंक, ब्लू और ब्राउन। तीनों फैक्टर्स जो हमको भी फ्री कर देना है। बस हो गया ये ओवर प्रोसेस, और कुछ तो है नहीं इसमें। लेबल कर दीजिए TF2, B, TF2, B, TF2, A, है ना। तो इसके बीच में से कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ये ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स था। क्या है ये? ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स। फटाफट नोट कर लीजिए, इसको मैं सही कर देती हूँ। और ये आरएनए जो बनता है, ये नीचे जो मैंने फ्री आरएनए लिखा है ना, एक्चुअली ये जो फ्री आरएनए ये क्या है? मैसेंजर आरएनए। ये क्या है? मैसेंजर आरएनए है, क्योंकि आरएनए के बेसिक 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए जो हैं ये कितने टाइप के होते हैं? 3 ही होते हैं, ना 4 होगा, ना 5 होगा, ना 6 होगा, ना 1 होगा, ना 2 होगा। हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर और आरएनए। अब ऐसा नहीं है किसी बच्चे ने अगर ऐसा लिख दिया कैपिटल आर और आरएनए, वो गलत हो जाएगा। वैसे डिनोट नहीं करते उसको, जब भी डिनोट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, स्मॉल आर आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, स्मॉल एम आरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, स्मॉल टी आरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए, है ना। तो ये जो टाइप्स ऑफ आरएनए है, तो उसमें से बनता कौन सा है? मैसेंजर आरएनए बनता है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा, फिर ये राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए का क्या यूज है? आगे जाके जब मैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस सिखाऊंगी ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस में आप वहां पे सीखेंगे, आपको देखने को मिलेगा इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा। लेकिन अभी जो आपने बनाया है, अभी अभी जो आपने सीखा है ट्रांसक्रिप्शन, और उसमें जो आपने बनाया है वो मैसेंजर आरएनए बनता है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में किस टाइप का आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, जो ये स्पेसिफिक कोड यहाँ से पढ़ के आया है, ठीक है, उन्हीं सारे कोड्स को फॉलो करता हुआ यहाँ पे आरएनए बैठा है। और बच्चों को मैं ये भी नसीहत देती हूँ कि जैसे आपने देखा था वैसे कुछ कोड्स आप दिखा भी सकते हैं यहाँ पे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए हमने पिंक वाले स्टैंड का बनाया है, किसका बनाया हमने? जो पिंक स्टैंड है, यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था राइट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का बनाया, ठीक है। तो ये हो गया टी ए जी ए, उसका खुद भी उठा दीजिए। जरूरी नहीं कि वही हो, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी। और यहाँ पे जहाँ पे ये टर्मिनेट करेगा, तो टर्मिनेशन के पॉइंट पे आपको मार्क क्या कर देना है? राइबोसोमल इंटरजेनिक स्पेसर रीजन। मतलब यहाँ पे तो ये ब्लॉक ही कर जाएगा, यहाँ पे तो कहानी खत्म, है ना।
तो ये यहाँ पे ब्लॉक कर गया। अब इसको देख के हमें कुछ कोड्स यहाँ पे बिठाना है, ये एग्जाम में ये तो आप लोग ऑब्वियसली कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 12 बनाया, 4 4 4 4 है ना। इसको देख के कोड बिठाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो पोलैरिटी क्या है इसकी, पिंक वाले का क्यों यूज किया मैंने पता है आपको, इसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपने सीखा है ना कि 3 प्राइम टू, तो इसकी पोलैरिटी बैठ जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कोड बिठा दीजिए, टी है, टी के अगेंस्ट क्या बनता है, ए। हाँ, ए के अगेंस्ट में अब टी नहीं बनेगा, अब यू बनेगा, याद आया, बिकॉज इट्स स्टैंड ऑफ आरएनए। टी के अगेंस्ट में ए, ए फॉर यू, ए यू, टी ए, जी सी, ये सी जो है जी, इसको देख के बना रहे हैं हम लोग इस स्टैंड को, एपीजीसी है, ए के लिए यू, टी ए, सी जी, फिर यू ए, सी जी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इतना रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये आपका जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स का, ये कंप्लीट होता है ना। यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा आपको। ये काफी मतलब अभी तक इस चैप्टर में जो भी आपने पढ़ा है, मेरा क्या बोलने का मतलब है कि मैं एक बार फिर से ओवरव्यू आपको बता देती हूँ फटाफट। ये पेज तो हो गया होगा आपका, है ना, इसको आपने नोट कर लिया होगा। जितने भी प्रोसेस मैंने अभी तक आपको बताए हैं, मैं बोलना क्या चाहती थी मैं बोल देती हूँ, ये नहीं भी अगर मैं लिखूँ तो आप समझ जाएंगे। सेंट्रल डॉगमा जो आपने देखा है, ठीक है, सेंट्रल डॉगमा का मतलब आपने सीखा है कि हम डीएनए से क्या कर रहे हैं, डीएनए बनाते हैं, दैट इज रेप्लिकेशन, देखा था आपने। रेप्लिकेशन के बाद फिर आपने देखा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स भी देखा, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स भी देखा आपने। तो उन सब में से सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन या प्रोसेस जो है वो इसी को माना जाता है। मतलब मैंने आपको बताया है डीएनए क्या करता है, अपनी कॉपी बनाने का भी काम करता है। फिर आपने डीएनए से आरएनए बनना देखा। सबसे अच्छी बात ये है कि आपने प्रोकैरियोट्स में भी सीख लिया, यूकेरियोट्स में भी सीख लिया। अब एक ही प्रोसेस आपका बचा है, दैट इज आरएनए से प्रोटीन बनाना, दैट इज ट्रांसलेशन। ये इसलिए थोड़ा सा फंसेगा, ये वैसा नहीं है जैसा अभी तक आपने सीखा था। इसको आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए हमें सीखना पड़ेगा कि आरएनए के किन स्पेसिफिक कोड्स को पढ़ने के बाद कौन सा अमीनो एसिड रिप्रेजेंट होगा, बिकॉज प्रोटीन इज द चेन ऑफ अमीनो एसिड, है ना। उसके लिए एक कोडोन चार्ट जो है उसको मैं बनाना आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, और उसके आगे का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं, आप लोगों को क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।